दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम और भी अच्छी कहानियाँ आपके लिए ला सकें। आज की कहानी है मीठी यादें। अम्मा की आवाज़ तेज़ से और तेज़ होते हुए कमरे के बाहर बने बरामदे को चीरती हुई कमरे का दरवाज़ा पार करते हुए मेरे कानों तक आखिर आ पहुंची थी। मैंने कंबल के एक कोने से दाएं कान ढकते हुए बाएं कान को तकिए में दबाने की कोशिश तो की, हालांकि कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ये जगह नहीं अब तक। मुन्ना, ओ मुन्ना, जागो बेटा, ये पीला कुर्ता दे देना इसको, समझे, पहनने को। माँ की आवाज़ ठीक मेरे बिस्तर के बगल से आ रही थी। वे वही कमरे में खड़ी थी और मेरी बीवी को हिदायत दे रही थी। मैं एकदम सांस साधे लेटा रहा, जैसे उन्हें पता ही न चले कि मैं जाग रहा हूँ। अच्छा लग रहा है यह रंग तुम पे। चूड़ियों के बीच में वो 2 मोटे वाले कंगन भी पहन लेती। खैर, जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसे तुम्हें सजना हो वैसे तैयार हो। इसको जगा के बैठक में भेजो तुरंत, अभी के अभी। माँ के जाते ही मैंने धीरे से एक आँख खोलकर कंबल की खिड़की से उसे ताकने की कोशिश की। मेरी नई नवेली पत्नी वीना ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी पूरे मन से तैयार होने में लगी हुई थी, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से हंसी रोकी। अब तैयार होने में बचा ही क्या था, सब कुछ तो डाल दिया था। चटक पीली साड़ी, लाल बॉर्डर वाली, बालों में अनगिनत पिनों के सहारे से बना हुआ भारी भरकम जूड़ा। हे भगवान, देखकर ही सर दर्द हो रहा था। नेकलेस, चूड़ी, हालांकि चेहरा मुझे नहीं दिख रहा था, मेहनत तो वहाँ भी हुई होगी, लेकिन आज है क्या? मैं सोच में पड़ गया। शादी तो हो गई भाई, शादी के बाद वाली सारी रस्में, पूजा पाठ सब तो हो चुका। अब आज क्या है कि ये मैडम सच समझ कर बैठी हैं। सुनिए धीरज, आप जाग रहे हैं, मुझे पता है, अब और नाटक मत कीजिए। वीना ने गर्दन घुमाई। ये कुर्ता माँ जी दे गई हैं आपके लिए, आपको तैयार होकर बैठक में आने को बोला है, और वो भी तुरंत। मैं गलत नहीं था, चेहरे पर भी बहुत कुछ किया गया था, पूरा का पूरा मेकअप थोप दिया था। ठीक भी है भाई, इतने बड़े मेकअप किट में मायके से आए किसी भी सामान को भला ऐसे ही कैसे छोड़ सकते हैं? किसी सामान के साथ अन्याय तो नहीं होना चाहिए। आज कोई पूजा है क्या? मैंने जम्हाई रोकते हुए पूछा। जी नहीं, आज कोई पूजा नहीं है। वैसे तो परसों लेने आने वाले थे पापा, लेकिन आज का मुहूर्त निकल आया। महाराज ने आज का मुहूर्त निकाला है पैर फेरने का, तो अभी पापा और भैया आ रहे हैं थोड़ी ही देर में मुझे लेने के लिए। आखिरी 2 शब्द पर वह भी रुकी और मैं भी। उसके बाद मैं और देर तक उससे आंखें नहीं मिला पाया, बस चुपचाप लेटे रहने का बहाना किया। परसों ही हमारी शादी हुई थी और कल विदा होकर वह अपने मायके, अपने घर जाने वाली थी। मेरे जीवन में आ भी चुकी थी और जाने वाली भी थी, लेकिन 2-4 शब्दों से ज़्यादा हमारी आपस में कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। मैं क्या कर रहा था मुझे खुद भी पता नहीं था कि मैं उसकी अवहेलना क्यों कर रहा था। यह शादी मेरी मर्ज़ी से नहीं हुई थी, ना मुझे वीना पसंद आई थी और ना ही बात बात पर धन दौलत गिनाते उसके पिताजी। भाई कमाल है, इतना रुतबा। मुझे कोई मतलब नहीं था उनके एकड़ों तक फैले खेतों से, ना ही उनके बंगलों से, और ना ही उनके दरवाजे पर खड़ी गाड़ियों की कतारों से। मुझे क्या है भला उनसे, ना उनके घर की सोने से लदी गुड़ियों से, जो अपने आप में सोने से लदी रहती हैं, जिनमें से एक गुड़िया माँ मेरे लिए पसंद कर यहाँ ले आई थी मुझसे शादी करा कर। आप लेने आएंगे ना? वीना माँ के कहे अनुसार कंगन पहनते हुए मुझसे पूछ रही थी। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं वापस नहीं आऊँगी, मैं कह देती हूँ आपसे। मन के एक कोने से आवाज़ आई,
ना आओ तो ना आओ, मेरी बला से मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। वीना अपने मायके कानपुर जा चुकी थी और मैं अपराध बोध के दलदल में, जहाँ मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। पता नहीं कैसी हालत हो रखी थी मेरी, लेकिन वहाँ से निकलना भी नहीं चाह रहा था। आखिर माँ बाप मुझे नहीं निकलने देंगे। शाम को अपने दोस्त विनय को घर बुला लिया था, क्योंकि घर में, लेकिन वह बजाय मुझे समझने के मुझे और उलझा रहा था। हालत देखो अपनी, कौन कहेगा 2 दिन पहले शादी हुई है तुम्हारी, शक्ल तो देखी अपनी। खुशी के एक कण भी नहीं दिख रहा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरु। कोई जबरन सिर पर तलवार लटका कर या तुम्हारे हाथ पैर बांध कर तो बेहोश करके तो शादी कराई नहीं गई तुम्हारी। इतने तो बच्चे हो नहीं, अब यह सब क्या नाटक है। शादी कर ली तो निभाओ अब। बात तो नहीं है यार, बात वो नहीं है। खैर तुम नहीं समझ पाओगे। मैं अपनी ही घुटन से आज़ाद होना चाह रहा था। वह घुटन जो मुझे हर पल और तेज़ी से अपने गिरफ्त में लेती जा रही थी, और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। सब ठीक है ना? विनय चाय पीते हुए मुझे अजीब तरह से देख रहा था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। हाँ सब ठीक है, कुछ बताना है। मैंने एक लंबी सांस लेकर बोलना शुरू किया। तुमको मालूम है, मैं इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। माँ पापा को सब कुछ, उनका घर घराना लड़की बहुत पसंद आ गया था, तो मजबूरी में मुझे हाँ करनी पड़ी। हाँ पता है ये बात, आगे बोलो। दरअसल बात यह है कि मैंने शादी को लेकर यह सब सोचा ही नहीं था। जो सोचा था वह हुआ ही नहीं। चाय का आखिरी घूंट गटकने के साथ ही मन की बात आखिर ज़बान पर आ ही गई और मैं असली बात पर आ गया। विनय ने हड़बड़ा कर पूछा, क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो? तुम्हारा कहीं चक्कर चल रहा था क्या? कभी बताया नहीं तुमने, भनक तक नहीं लगने दी यार। ऐसा क्या भला? चक्कर भी नहीं कह सकते, बस कुछ शुरू हुआ ही था कि पता ही नहीं शुरू हुआ भी था कि नहीं। मैं थोड़ा असमंजस में था, पर पता नहीं। विनय कहता हुआ यह सब बताने के लिए मुझे भी उस बीते समय में जाना पड़ा, जहाँ मैं जाने से कतरा रहा था। अजीब सी उलझन थी। मैं सब कुछ फिर से याद नहीं करना चाहता था। करीब 1 साल पहले की बात थी। हमारी कंपनी की मीटिंग महाबलेश्वर में थी। पूरे भारत के कई शहरों से लोग वहां आकर इकट्ठा हुए थे, अलग अलग जगह से और अलग अलग तरह के लोग। मुझे शुरू में तो वहाँ बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। दिन भर चली उबाऊ मीटिंग्स के बाद करीब 4 बजे हमारा ग्रुप घूमने को निकला तो पाँव ठिठक गए। कैसा माहौल था, कैसा सब था कि मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था। सजे सवरे घूमते हुए लोग और पर्यटक, नीचे तक उतर आए थे बादल। उबलते स्वीट कॉर्न की हवा में घुली हुई महक और हर थोड़ी दूर पर लाल लाल स्ट्रॉबेरी के ढेर। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। आप भुट्टा भूनकर नहीं देते हैं? एक आवाज़ जिस पर मैं चौंक कर पलटा था। यह शब्द भुट्टा, यह तो यूपी में कहा जाता है ना? मुझे हैरानी हुई। मैंने देखा तो एक बेफिक्र सी लड़की हवा में बेतरबी से अपने फैले हुए बालों को करीने से ठीक कर रही थी, अपने चेहरे से हटाती हुई, और दूसरे हाथ से पर्स से रुपए निकाल रही थी। यही वो पल था जहाँ मैं ठहर गया था, आज तक ठहरा हुआ हूँ। अगले आधे घंटे में मैंने पता लगा लिया था कि मोहतरमा कौन है। वो यानी अमिता हमारी कंपनी की बनारस ब्रांच से थी और हमारे साथ ट्रेनिंग के लिए ही आई हुई थी। हमारी तरह ही हमारे होटल में ही ठहरी थी। मुझे महाबलेश्वर थोड़ा और अच्छा लगने लगा था। वे 5 दिन सपनों जैसे थे। एकदम खिला खिला मौसम, हम उम्र लोग, सपने
और खिलखिलाहट, सब कुछ अच्छा ही अच्छा था। सब कुछ जैसे एक सा था। ट्रेनिंग के घंटे कैसे बीतते थे पता ही नहीं चलता था। अब मुझे वहाँ काफ़ी अच्छा लगने लगा था। उसके बाद आती थी शाम, वैसी ही धुंधली सी, जादू जैसी शाम, जैसी शाम में मैंने अमिता को पहली बार देखा था। जब हम सब साथ बैठते थे, अमिता की खिलखिलाहट सुनकर मैं धीरे से मुस्कुरा देता था और सबसे बचते बचाते उसको देखता रहता था। मैंने ज़िंदगी से यही तो मांगा था, केवल यही मांगा था, एक मनपसंद नौकरी और एक ऐसी जिंदा दिल जीवन संगनी। लेकिन बात तो वहीं की वहीं अटकी रही। कुछ करने के लिए हिम्मत बटोरता, कहीं जल्दबाजी तो नहीं हो जाएगी, ये सोचकर मैं चुप हो जाता। कल आखिरी दिन है ट्रेनिंग का। आज शाम को हम लोग यहाँ पर एक झील है, वेना लेक, वहाँ चलेंगे। अमिता ने एक दिन डिनर पर ऐलान किया था। मेरी थोड़ी हिम्मत बढ़ी। मैंने सोचा कल कुछ न कुछ बात कर ही लूँगा। मैंने गौर से देखा उसे, कितनी चंचल, खुशमिजाज, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास से भरी हुई। मैं लगातार यही सोचता रहा कि क्या मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान होगी भी या नहीं। मुझे इंतज़ार था केवल अगले दिन का, जहाँ मैं उससे कोई न कोई बात कर सकूं। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ अमिता, मैंने अगले दिन उसी झील किनारे धीरे से कहा। बाकी सारे लोग फ़ोटो खींचने में व्यस्त थे। क्या हुआ, बोलो। अच्छा सुनो, पहले बोटिंग कर लेते हैं, वो देखो जनता हल्ला मचा रही है। यह कहते हुए वह मेरी बात को जैसे अनसुनी करती हुई नाव की तरफ भागी। मैं कट कर रह गया। मैंने अपनी बात वहीं पर छोड़ दी। मैं कुछ कह नहीं सका। तो तुमने कुछ भी नहीं कहा? धीरज के पूछते ही मैं वापस आया। वह आज जिसमें मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। नहीं, कुछ भी नहीं कहा मैंने। मुझे लगा थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी, केवल 5 दिन ही तो मिले थे आपस में। फिर विनय ने उत्सुकता से मुझसे पूछा। यार उसके बाद क्या? कुछ भी नहीं। बस फिर क्या था, ट्रेनिंग ख़त्म, हम लोग अपने अपने शहर वापस लौट आए। लगभग कहानी ख़त्म थी। मुंबई आकर भी मेरी सबसे बात होती रहती थी और नमिता से भी। मैं थोड़ा और वक्त देना चाहता था इस रिश्ते को। शायद थोड़ा झिझक रहा था, थोड़ा और समझना चाहता था इस रिश्ते को। फिर एक दिन अमिता का फ़ोन आया। मैं बताते हुए थोड़ा परेशान होने लगा था। इस वक्त इतनी ठंड में भी एक बेचैनी सी होने लगी थी। मैंने एक थकी हुई आवाज़ में बात पूरी की। उस दिन जब अमिता का फ़ोन आया था, मैं इसके लिए तैयार नहीं था। खुशी उसकी आवाज़ से साफ साफ झलक रही थी। वह काफ़ी खुश थी और खुशी के मारे उसकी आवाज़ खनक रही थी। उसने बताया करीब 1 साल से वह अपने पापा को मना रही थी और अब जाकर वे माने हैं। जानते हो किस बात के लिए? उसके बॉयफ्रेंड को अपना दामाद बनाने के लिए। अमिता अपनी शादी को लेकर और भी बहुत कुछ बताती जा रही थी। बिल्कुल लगातार बतियाए जा रही थी। शायद मुझे कुछ भी सुनाई ही नहीं दे रहा था। बस उस दिन से कुछ बुझ सा गया है अंदर। मुझे कोई भी लड़की नहीं भाती यार। हर लड़की में मैं नमिता को ही ढूंढता रहता। मैंने सोच लिया कि एक दूसरी नमिता ही वह खालीपन भर पाएगी। मैं इसलिए लगातार शादी को टालता भी रहा, लेकिन आखिर कब तक टाल सकता था। लेकिन फिर माँ भी ज़िद पर आ गई और आखिर वीना से मुझे शादी करनी ही पड़ी। थोड़ी देर मेरे और विनय के बीच पूरा का पूरा सन्नाटा पसरा रहा। फिर सब कुछ अच्छे से समझने के बाद विनय ने बोलना शुरू किया। देख नीरज, तुमको पता है ना कि तुमको क्या करना है। तुम्हें सब कुछ ठीक करना है और वह केवल तुम्हारे हाथ में है और सब ठीक हो भी जाएगा। पता है, शादी है ना, गुड़ की मिठास होती है।
धीरे धीरे घुलती है सबके जीवन में। घर आकर मन अजीब सा रहा। मैं पूरी तरह बेचैन था। जेब से मोबाइल निकालकर देखने लगा। वीना की बहन ने व्हाट्सएप के एक ग्रुप हमारा परिवार में मुझे जोड़ लिया था और वेलकम जीजू के नाम से एक संदेश भी भेज दिया था। मन थोड़ा और कसीला हो गया था, पता नहीं क्यों। ये सब नाटक ज़रूरी होते हैं क्या? मुझे बिल्कुल नहीं भा रहे इस वक्त। फोटोग्राफ़र ने शादी की फ़ोटो भेज दी थी। मैंने लैपटॉप पर थोड़ी बहुत देखी, फिर अनमने ढंग से बंद कर दिया। शायद मैं गलत कर रहा था। फेसबुक खोला, बहुत देर तक अमिता के प्रोफाइल पर भटक रहा था कि तब तक माँ घर पर आ गई। तुम्हें आज वीना को लेने उसके मायके जाना है ना? अब तक यहीं पर बैठे हो? वहीं पर फ़ोन आया था उसके मायके से। मैं माँ की बातें सुनकर सकपका गया और थोड़ा सा चिढ़ सा गया। इन सारी नौटंकियों पर मुझे बुरी तरह गुस्सा आ रहा था। लखनऊ से कानपुर ड्राइव करके जाओ लेने? हाँ नीरज बाबू जाओ, पति हो आखिर। विचारों के ज्वार भाटा से गुजरते हुए ठीक 2 बजे मैं अपनी ससुराल के दरवाजे पर खड़ा था अपनी आवभगत के लिए। स्वागत और चहल के साथ मुझे सब लोग खींचकर अंदर ले गए। परिवार के बाकी लोगों के साथ साथ वीना भी ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। बिल्कुल साधारण, एकदम साधारण सूट, बिना मेकअप, नाम मात्र के गहने और कुछ नहीं। इससे पहले मैंने उसे इस तरह कभी नहीं देखा था, लेकिन वह मुझे फिर भी नहीं भाई। हमेशा अपने वज़न से ज़्यादा गहनों और भारी भरकम कपड़ों से लदा फदा देखता रहा था मैं उसे। हमने धीरे से एक दूसरे की ओर देखा। वह धीरे से मुस्कुरा दी। मेरे मन की कोई गांठ जैसे धीरे से खुली। जीजू, आप लोग हनीमून पर कहाँ जा रहे हैं? दीदी ने तो अब तक बताया ही नहीं। वीना दी ने तो अब तक कुछ नहीं बताया। सीक्रेट है क्या आप लोगों का? साले साहब सालियों का झुंड मुझे घेर कर हमला कर चुका था और ऐसे ही कई बातें पूछ रहा था। मैंने हड़बड़ा कर वीना की ओर देखा। ऐसे लगा जैसे उन खाली आँखों में भी यही सवाल तैर रहा था कि हम कहाँ जाने वाले हैं हनीमून के लिए। वापस लौटते समय कार में मैंने वीना को सफाई देने की कोशिश की। ऑफिस में बहुत सारा काम है, छुट्टी भी मुश्किल से मिली थी। अभी तो कहीं जाना नहीं हो पाएगा, बाद में देखते हैं, अगर समय मिला तो हनीमून पर चलेंगे। वह बस हूँ करके रह गई। मैं अपनी नज़रों में थोड़ा और नीचे गिर गया। मुझे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। लड़ लेती, झगड़ लेती या कुछ और पूछती कि ऐसा भी क्या काम है ऑफिस में, मगर नहीं। वह शांत थी और यही शांति मुझे बेचैन कर रही थी, अंदर से बुरी तरह घोंट रही थी। वीना कोई शिकायत क्यों नहीं करती मुझसे? कभी कोई कुछ तो शिकायत करे। वीना को मायके से यहाँ आए हुए लगभग 15 दिन हो चुके थे और मैं ईमानदारी से कहूँ तो इन 15 दिनों में एक बार भी मुझे वो क्या कहते हैं, हाँ स्पार्क, वह स्पार्क मुझे 15 दिनों में कभी कहीं भी नहीं लगा। वह हम दोनों के बीच महसूस नहीं हुआ था। दूर खड़े होकर देखें तो सब कुछ बिल्कुल अच्छा और सही लग रहा था। वीना घर में सबसे घुलने मिलने लगी थी। मेरे मम्मी पापा उससे काफ़ी खुश थे। माँ पापा के साथ उसकी बातें, हंसी मजाक, घर का माहौल यूँ तो खुशनुमा रहता था, लेकिन हम दोनों जैसे एक रस्म जैसी निभा रहे थे। वह ज़िंदगी जो त्योहार जैसी बीतनी चाहिए थी, वह केवल एक रस्म बनकर रह गई थी। ये वाला दुपट्टा ऑनलाइन लिया था, डर लग रहा था कहीं कटा फटा ना आ जाए, आखिर ऑनलाइन लिया था ना। वीना ने बड़े मन से मुझे दिखाया और उतनी ही बेरुखी से मैंने हूँ कहकर बात वहीं की वहीं ख़त्म कर दी। ऐसा करना अब मेरा स्वभाव हो गया था ताकि वह आगे
कुछ भी बात ना कर सके। उस समय मैं फेसबुक पर अमिता की फ़ोटो देख रहा था चुपके चुपके। आप इस तरह क्यों रहते हैं? लैपटॉप बंद कीजिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ ना। वीना ठीक मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी, कुछ हक जताते हुए। मैंने एक नज़र अमिता की फ़ोटो पर डाली, फिर उस स्क्रीन के पीछे खड़ी वीना को देखा। बोलो, क्या बात है? क्या कहना चाहती हो तुम? ऑफिस का काम कर रहा हूँ, और भला क्या करूँगा? नहीं करूँ? बंद कर दूँ? मैं झुंझलाकर खामखा गुस्सा होते हुए बोला। मैं वह नहीं कह रही हूँ, छोड़िए, कुछ नहीं। वीना वह पैकेट उठाकर चुपचाप बाहर चली गई। शायद वह भी समझ गई थी मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ। ये ऐसे पल होते थे जब मैं अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करने लगता था। मैं अमिता को क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ? खामखा वह हमारे बीच दीवार बनकर खड़ी थी। मैं वीना को उसकी जगह क्यों नहीं दे पा रहा हूँ? यह मेरी ही गलती है। मेरे और वीना के खास नज़दीकी पलों में भी अमिता ही रहती थी क्या मेरे आसपास? मुझे ऐसा लगने लगा। इतनी उलझनों के बीच भी ज़िंदगी मंथर गति से बढ़ी जा रही थी, जैसे बढ़ती है। कभी जी में आता सब कुछ छोड़कर कहीं भाग कर चला जाऊं। कभी जी में आता कि कितना गलत कर रहा हूं मैं अपनी बीवी के साथ। वीना यह सब डिज़र्व नहीं करती। एक दिन वीना और मैं अकेले दोनों एक मंदिर देखने गए। इस मंदिर के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था। सच में बहुत ही अच्छा मंदिर है। उस शाम चंद्रिका देवी के मंदिर में आते ही वीना बोली थी, एक सेल्फी ले लेते हैं, आइए ना साथ में, इधर देखिए। मैं जबरन मुस्कुराया। वह कुछ बोलते बोलते रह गई, शायद फिर कुछ बात करना चाहती थी। अब घर चलें? मैंने मोबाइल फ़ोन में टाइम देखते हुए पूछा। वीना ने ना में सिर हिला दिया और वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई, जाने वह मुझसे कुछ बात करना चाहती थी। माहौल में एक सम्मोहन सा घुला हुआ था। सामने दूर तक फैली गोमती नदी, फूलों से सजी दुकानें और मंदिर से आती हुई आरती की आवाज़ें। काफ़ी सम्मोहक था सब कुछ। आपसे उस दिन भी पूछा था, आप हमेशा मुझसे गुस्से में क्यों रहते हैं? ऐसी क्या गलती है मेरी भला? वीना ने सीधे मेरी आंखों में झांक कर पूछा। ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने चुपचाप चोरों की तरह नज़रें घुमा ली। आसमान में सूरज ढलते ढलते एक दिन अपने साथ लेता जा रहा था। वह बोलने लगी, मैं पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ, एमए में एडमिशन लेना चाहती हूँ आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए। वीना ने भी अस्त होते हुए सूरज की ओर देखते हुए बात आगे बढ़ाई। अच्छी बात है, अगर तुम्हें पढ़ना है तो। मैंने वीना की ओर देखते हुए कहा। उसकी आंखें अचानक सूनी हो गई थी, शायद कुछ और सुनना चाहती थी। होंठ कांपे और धीमी सी आवाज़ आई, मैं अपने मायके जाकर वहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। कानपुर से एमए करना चाहती हूँ। आपके मम्मी पापा से बात कर ली है इस बारे में, वे तैयार हैं, उन्हें कोई एतराज़ नहीं। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। चेहरा बिल्कुल सपाट था, जैसे बहुत कुछ सोचकर उसने बोला हो। मैंने और गौर से उसका चेहरा देखा। उस सपाट चेहरे पर दर्द की कुछ लकीरें खिंची हुई थी, शायद मेरी द्वारा दी हुई। न जाने क्यों मैं घर आकर बुरी तरह बेचैन हो गया। पूरी रात ढंग से सो नहीं पाया। एक बेचैनी मेरे ऊपर हावी रही। अजीब अजीब से सपने आते रहे। कभी देखता कि वीना मेरे साथ खाना खा रही है, और कभी मैं देखता कि कार में हम दोनों कहीं आपस में बातें कर रहे हैं घूमते घूमते, और वह मुझसे कह रही है सीट बेल्ट लगाओ। फिर देखा कि वह उसी मंदिर वाली सीढ़ी पर बैठकर कह रही है, अब मैं कभी वापस नहीं आऊँगी, हमेशा हमेशा के लिए मैके चली जाऊँगी। मैं एकदम से हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ। मेरी आँख खुली, देखा
वीना बगल में सो रही थी। मन को सुकून मिला। यह एक सपना था। यह मेरे साथ क्या हो रहा था, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। माँ पापा भी इस बात पर तैयार हो गए। क्यों भला? कि वह कानपुर से एमए करेगी, यह तो सही नहीं है। यानी वीना सचमुच चली जाएगी और मायके से पढ़ाई करेगी। क्या ये केवल बहाना है? मैं गलत तो था ही, शायद इसलिए वीना भी नहीं जुड़ पाई और इतने आराम से कह दिया कि कानपुर से पढ़ना है। भला ऐसा क्यों? क्या कहा था विनय ने उस दिन? शादी गुड़ की मिठास है। हाँ, कैसी मिठास? कहीं भी तो नहीं घुली किसी के भी मन में, ना मेरे और ना ही वीना के मन में। कैसी मिठास? सुबह उठा तो सिर भारी था। वीना का फ़ोन बेड पर रखा था। लगातार मैसेज की टुंग टुंग हो रही थी। उसके लगातार मैसेजेस आ रहे थे। मैंने खुद को समझाया कि किसी का फ़ोन चुपचाप देखना गलत है, लेकिन फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पाया। फ़ोन में देखा, कई मैसेज में से एक मैसेज सामने डिस्प्ले पे था। वीना की भाभी का मैसेज था। तुम कल इतना रोई, मेरा तो जी दुख गया वीना। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। वीना इतना क्यों रोई भला? जा तो रही है इनके पास वीना, फिर उसके रोने का कारण? ज़रा देखूं तो सही किस बात से दुखी है वीना। और यह सोचते ही मैंने स्क्रॉल करके ऊपर वाले मैसेज पढ़े। वीना के भेजे एक मैसेज पर आंखें आकर अचानक से रुक गई। मैंने कह दिया भाभी कि मैं कानपुर से एमए करूँगी। इनको तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वैसा का वैसा ही मुंह बनाकर बैठे रहे, जैसा हमेशा रहता है, बिल्कुल वैसा। ये तो रह लेंगे आराम से मेरे बिना, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरा मायके आने से। यह क्या लिखा है? मैं अपना सिर पकड़कर बैठ गया। मुझे अपनी गलती समझ में आ गई। वह समझ नहीं पा रही है कि मैं अलग नहीं रहना चाहता। मैं खुद कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। उससे कह क्यों नहीं देता कि मैं भी नहीं चाहता उससे अलग होना और अलग रहना बिल्कुल नहीं चाहता। मैं अब फैसला ले चुका था। बस बहुत हो गया मेरी बेवकूफ़ी भरा बर्ताव। बहुत हुआ। अब मैं सब ठीक करके ही रहूँगा। मेरा फ़ोन यहाँ है क्या? वीना ने कमरे में आते हुए पूछा। मैंने एक लंबी सांस लेकर वीना को अपने पास बैठने का इशारा किया। मुझसे गुस्सा हो क्या वीना? इतने दिनों में पहली बार मैंने उसे इस तरह से बात की थी। वह हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगी। पल भर में उसकी आंखें भर आईं। नहीं तो फिर कानपुर क्यों जा रही हो? यहाँ से भी तो एमए कर सकती हो ना, उसके लिए मायके जाने की क्या ज़रूरत है? मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। आंसू उसके गाल भिगोने लगे थे। वह अब रोने लगी थी पूरी तरह। कहीं से भी करूं, क्या फ़र्क पड़ेगा? वह रूंधे गले से बोले जा रही थी। मुझे फ़र्क पड़ेगा वीना, प्लीज़ मत जाओ। तुम नहीं जाओ। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मेरी भी आवाज़ बुरी तरह भीग चुकी थी। वह मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़कर फफक फफक कर रोने लगी। आखिर दीवार टूट ही गई। मैंने अपने पास उसको खींच लिया। मन की सारी शिकायतें आंसुओं के साथ निकल रही थी। हम दोनों ही एक साथ रो रहे थे और फिर मुस्करा भी रहे थे। आखिर हमारे बीच की दीवार जो टूट गई थी। हमारी शादी सचमुच गुड़ की मिठास थी, जो धीरे धीरे ही सही पर आखिर घुल ही रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्यारी सी कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कर लें। और प्लीज़ प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसे लगी। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।